हेलो बच्चा पार्टी। बॉडी फ्लूइड्स रेगुलेशन में दो टॉपिक्स बचे थे हमारे, रेगुलेशन और डिसऑर्डर्स वाला। ठीक है, वो आज हम जल्दी जल्दी रैप अप कर लेते हैं। ठीक, देखो पहली लाइन क्या बोल रही है कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं बच्चे ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली का मतलब होता है आंतरिक, अगर तुम हिंदी में बात करोगे तो, यानी कि जितने जो हमारे हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी बॉडी आंतरिक तौर पे ही जो है रेगुलेट कर लेती है। अब इसका मतलब बायोलॉजी में क्या है कि दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, और उसमें भी तुम्हारा नॉर्मल टिश्यू बता रखा है। ठीक है, यानी कि खुद से ही रेगुलेट कर जाती हैं, और वो भी किसकी वजह से, किसके द्वारा, स्पेशलाइज्ड मसल्स के द्वारा। ठीक है, इसीलिए जो हमारा हार्ट होता है वो होता है मायोजेनिक। अब देखो ये वाली लाइन तुम्हारी असर्शन रीजन बहुत अच्छा बन सकती है। क्या पहला असर्शन बन सकता है कि हार्ट मायोजेनिक है? हाँ है। रीजन में तुम्हारा यही आएगा कि जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज है हार्ट की वो इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड है, यानी कि ऑटो रेगुलेटेड है बाय दिस टाइप ऑफ मसल जो कि स्पेशलाइज्ड है, और एग्जांपल में नॉर्मल टिश्यू दे रखा है। ठीक है, अभी तुम्हारा बन गया दर्शन रीजन बहुत अच्छा खासा, इसको ध्यान रखना। अब देखो एक स्पेशल न्यूरल सेंट्रल होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। अच्छा, ये सब पढ़ने से पहले एक बार तुम थोड़ा सा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का वो देख लो, क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता है ना, वो दो में डिवाइडेड होता है। एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस में बच्चे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। पीएनएस में तुम्हारा क्या आ जाएगा, दो में पहले डिवाइड होगा, एक होगा सोमैटिक, एक होगा ऑटोनॉमिक। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक जो है वो फर्दर डिवाइड होगा सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में, और यही तो तुम्हें अभी अच्छे से नीचे पढ़ने हैं, मतलब इन्हीं दोनों का काम ज्यादा है तुम्हारा। एक चीज और याद रखेंगे आप, जो सिंपैथेटिक है वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो होता है तुम्हारा नॉर्मल सिचुएशन के लिए। ठीक है, एक चीज और तुम्हें पढ़ लो पहले, फिर चलते हैं नीचे, कि जो तुम्हारा ब्रेन होता है ना बच्चे, उसका पार्ट भी देख लो एक बार पहले। जो ब्रेन होता है ना वो तीन में डिवाइडेड होता है। ठीक, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, और तुम्हारे हाइंड ब्रेन के कौन कौन से होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला, या फिर इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। जो तुम्हारा हाइंड ब्रेन होता है वो थैलेमस या हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे तुम्हारा मेनली काम मेडुला ऑब्लोंगेटा का है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लाइन अपनी। देखो स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब तुम्हें पता है कि किसका पार्ट है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, वो भी तीसरा पार्ट है। अब ये जो है ये रेगुलेट कर सकता है, ये मॉडरेट कर सकता है द कार्डियक फंक्शंस थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसीलिए ऊपर पढ़ा दिया था कि एएनएस किसका पार्ट होता है, तुम्हारा पीएनएस का पार्ट है, और उसको उस जो तुम्हारा ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तुम्हारा रेगुलेट कर रहा है थ्रू दिस सिस्टम। अब इसके भी दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अगर न्यूरल सिग्नल्स हैं तुम्हारे वो सिंपैथेटिक के थ्रू जा रहे हैं तो वो हार्ट बीट को बढ़ा देंगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रेंथन कर देंगे, यानी कि कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। यहीं पे अगर यही चीज पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू हो रही है, पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू हो रही है, तो वहां पर जो हार्ट बीट की रेट होगी ना वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि जो कंडक्शन की स्पीड होगी वो भी कम हो जाएगी, और इसीलिए जो तुम्हारा कार्डियक आउटपुट हो जाएगा वो कम हो जाएगा। अब देखो इसको रिलेट कर सकते हैं, जो तुम्हारी सिंपैथेटिक थी वो इमरजेंसी रिलेटेड सिचुएशन से रिलेट कर रहे थे हम लोग, तो अगर उसके थ्रू करें तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वैसा आ जाएगा कि हाँ हमारी हार्ट बीट अपने आप ही तेज हो जाएगी ना, और अगर नॉर्मल सिचुएशन में है तो हाँ वो नॉर्मल वर्क करेगी, तो उसको डिक्रीज में हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक, अब ये तो चीजें हो गई, कौन सी हमारी डिक्रीज करी कौन सी इंक्रीज करे ये याद रखना है। प्लस जो आपकी एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स होते हैं वो भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं। कौन कौन सी चीजें बच्चा, जो तुम्हारा सिंपैथेटिक के थ्रू हो रहा है अगर तो बढ़ा रही हैं एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स तुम्हारे बढ़ा रहे हैं कार्डियक आउटपुट को, और अगर पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू हो रही हैं तो वो घटा रही हैं कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आते हैं डिसऑर्डर्स पे। पहला डिसऑर्डर है तुम्हारा हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। अभी जो हाइपरटेंशन का टर्म है इट इज यूज्ड फॉर द ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल से ज्यादा होगा। अब अच्छा देखो ये जो 120/80 दे रखा है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जो ऊपर तुम्हारा न्यूमरेटर आएगा इट इज रिप्रेजेंटिंग द सिस्टोल, या फिर इसको हम लोग पंपिंग प्रेशर भी बोलते हैं, और जो तुम्हारा डेनोमिनेटर होता है वो किसको करता है, वो डायस्टोल का करता है, जो रिलैक्स वाली स्टेट होती है, जो रेस्टिंग प्रेशर होता है ना वो होता है ये। ठीक, इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg
इज सिस्टोलिक या फिर पंपिंग प्रेशर, और जो 80 वाला है वो पोर्शन आपका डायस्टोलिक या फिर रेस्टिंग है। अब एक कंडीशन होती है, अगर रिपीटेड चेक्स ऑफ जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो 140/90 के ऊपर आ रहे हैं, तभी हम इस चीज को हाइपरटेंशन में कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, इट शोज हाइपरटेंशन। अब जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसकी वजह से हमारी हार्ट डिसीजेज भी हो जाती हैं और ये वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन और किडनी। इतने में इतना आपकी बुक में इतना दे रखा है इसके बारे में। ठीक है, क्या कि 120/80 जो होता है वो तुम्हारा नॉर्मल होता है, 120 तुम्हारा जो है सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, 80 जो तुम्हारा है वो डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ऊपर वाला सिस्टोल कर रहा है, नीचे वाला डायस्टोल को कर रहा है। और अगर रिपीटेड चेक्स तुम्हारे 140/90 से ज्यादा आ रहे हैं तब उसकी गिनती हम लोग हाइपरटेंशन में करते हैं। ठीक है, दूसरी आती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है इसको हम लोग नॉर्मली या फिर ऑफन किस चीज से बुलाते हैं, इसका नाम क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं। अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। अब ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि इसमें कौन सी चीज अफेक्ट हो रही है, वेसल्स हो रही हैं, और कौन सी वेसल्स अफेक्ट हो रही हैं जो हार्ट को हार्ट मसल्स को ब्लड पहुंचा रही है। ठीक है, अब देखो, इट इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज। कौन कौन सी चीजें, कैल्शियम हो गया, फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया और फाइब्रस टिश्यूज होगी, विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज नैरोअर। अच्छा, होता क्या है, मान लो ये कोई फॉर एग्जाम्पल तुम सपोज करो कि कोई वो है, मतलब उसको पंप या जो भी तुम कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई चीज का हमने डिपोजिशन कर दिया, तो अगर हम कोई फ्लूइड यहाँ से पास ऑन करेंगे तो नॉर्मल था, जब इसमें कोई डिपोजिशन नहीं थी तो अच्छे से फ्लो कर रहा था, लेकिन जब डिपोजिशन हो जाएगी तो उसका फ्लो करना ईजी नहीं होगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे आ रहा है कि अगर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइबर टिश्यू डिपोजिट हो जाएंगी तो ये जो चीज होगी ना उसको नैरो कर देगी, फ्लूइड को बहने में यहाँ से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं एंजाइना पे। इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर, जब इनफ ऑक्सीजन हमारे हार्ट मसल्स को नहीं पहुंच रही होती है ना, तब हमारे सीने में दर्द होती है ना, तो ये सिम्टम होता है। एंजाइना कैन अकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज। मतलब नॉर्मली तो किसी में हो सकता है, लेकिन अगर बात करें मोर कॉमन की तो ये मिडिल एज और एल्डरली में पाया जाता है। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ऑब्वियसली जो ब्लड फ्लो होता है उसको जो जो कंडीशंस अफेक्ट करती हैं उसकी वजह से होता है। अब आते हैं हार्ट फेलियर पे। हार्ट फेलियर का मतलब होता है, अच्छा फेलियर का मतलब क्या होता है, मान लो हम जब जीवन में फेल हुए, किसी एग्जाम में फेल हुए, तो हम क्यों फेल हो गए, क्योंकि हम पर्टिकुलर काम को अच्छे से कर नहीं पाए। यहाँ पर भी वही डेफिनेशन आपकी दे रखी है कि हार्ट फेलियर का मतलब होता है वो स्टेट हार्ट की जब वो, उसका काम क्या है, पंप करना ब्लड को, जब वो जो इस काम को है वो इफेक्टिवली नहीं कर पाता है, कि इतना इफेक्टिवली कि जो बॉडी की नीड्स है वो नहीं पूरी हो पाती, तो हम इस चीज को हार्ट फेलियर बोल देते हैं। ठीक है, और इसको कभी कभी हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। अब ये लाइन भी तुम्हारी एसोसिएशन के लिए बहुत अच्छी है कि हार्ट फेलियर को हम लोग ये बोलते हैं क्या, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हाँ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कंजेशन होता है लंग्स का वो एक अच्छा खासा सिम्टम होता है डिसीज का। ठीक, अब एक वर्ड होता है हार्ट फेलियर, हाँ पढ़ लिया क्या है। एक वर्ड होता है तुम्हारा कार्डियक अरेस्ट और एक होता है हार्ट अटैक। अब ये तीनों के तीनों सेम नहीं है। हार्ट फेलियर आपने पढ़ लिया, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। अच्छा, जब मान लो आपका हाथ पैर है, मान लो कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, तो आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे ना, उसको बंद कर दिया, जकड़ के रख लिया है ना, तो वही चीज़ है, जब यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट होएगा तो हार्ट जो है वो बंद कर जाएगा, बीटिंग, उसको अरेस्ट कर दिया गया, उसका काम करने नहीं दिया जा रहा है। और जब अटैक होता है आपके ऊपर अचानक से, मान लो मैंने चाकू छुरा कुछ भी चला दिया, तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ डैमेज कर जाएगा, तो वही हार्ट अटैक, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। और इसका रीजन क्या होता है कि पुअर ब्लड सप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो इससे जो है मसल जो है सडनली डैमेज कर जाती है। ठीक, अब देखो ये वाले टॉपिक्स तो हो गए, अच्छे से इन्हें याद कर लेना। समरी में एक क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है, ये वाला, वेट फॉर अ सेकेंड, ये वाला, अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड इज पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। और इसको हम लोग स्ट्रोक के बीट वॉल्यूम बोल रहे हैं। जो पीछे तुम्हारी थ्योरी दे रखी है ना, उसमें बीट वॉल्यूम का जिक्र नहीं था, तो ये चीज याद रखना कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसी को हम लोग बीट वॉल्यूम बोल रहे थे। ठीक है, आई होप यू हैव लर्न दिस टॉपिक वेल, अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ये अब याद कर लेना अच्छे से। ये अच्छा खासा जो डिसऑर्डर्स है इससे भी क्वेश्चन आते हैं और रेगुलेशन वाले से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू ऑल वेरी वेरी वेल।